साइलेंस प्लीज। उपस्थित पत्रकार बंधुओं, चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी की यह पत्रकार वार्ता है। बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी विलंब के मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि पत्रकार वार्ता में अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय सभी यहाँ सम्मानित उपस्थित मध्य प्रदेश के सभी सम्मानित पत्रकार जगत के परिवारजन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में 4 चरणों में हुए और मीडिया को लेकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का जो विजन था, जो हमारी बातें थी, जो हमारी पब्लिक से हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम था, उसमें आप सबने खूब सहयोग किया, खूब मदद की और मैं मानता हूं कि जैसी हमें आशाएं थी उससे बढ़ चढ़ कर, तो मैं सबका आपका आभारी हूं और आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं। चूँकि लोकसभा के संदर्भ में देश में भी चुनाव चल रहे हैं और मध्य प्रदेश के 4 चरणों के चुनाव एक तरह से कंप्लीट हो गए, तो जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट का परिणाम था, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आशाओं के विपरीत था, उसके बावजूद जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस जनों ने और आम जनता ने जो 3 महीने में ही फिर से कांग्रेस पार्टी के मोटिवेशन को उठाया, वो भी मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी कांग्रेस जनों को भी मैं आपके माध्यम से खूब धन्यवाद देना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं का स्वागत भी करना चाहता हूं और आभार व्यक्त भी करना चाहता हूं। इस पूरे 3 महीने के घटनाक्रम में कुछ बातें ऐसी जो कांग्रेस के पार्ट से अच्छी और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी भी हुई, जो लोकतंत्र को लेकर या कांग्रेस जनों को लेकर या मीडिया जगत को लेकर या मध्य प्रदेश वासियों को लेकर कुछ बातें ऐसी असहज भी रही, जो हमें चिंतित भी किया और नेचुरल है, स्वाभाविक है, राजनीतिक दल है, तो उस पर हमें आपके सवाल जवाब में भी कई बार परेशानियां आई। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं, मैं सारे पत्रकार जगत के परिवारजनों का भी आभार व्यक्त करता हूं चुनाव के बाद। पर पूरे चुनाव के परिणाम को, चुनाव की परिस्थितियों को, बीजेपी का जो मोटिवेशन था, अब की बार 29 की 29, अब की बार 400 पार। मैं समझता हूं कि 4 चरण हुए, जब तक आखिरी चरण में तो भूल ही गए हो कि अब की बार 29 की 29, और उसके पहले जब पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ 29, पर शुरुआत जिस तरीके से की थी 375 हर बूथ पे वोट बढ़ाने हैं, उसको लेकर अभियान चलाया। 50% बूथों पर 375 वोट ही नहीं डले हैं, मतलब कुल मिला के पहले 2 चरणों के 35% बूथ ऐसे थे जहां बूथ पर ऐसे कई बूथ निकले जब 375 वोट नहीं डले। मतलब बीजेपी और झूठ, बीजेपी और पाखंड, एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की जो उनकी संभावनाएं रहती है, उसको एक तरह से पर्दाफाश हुआ। इस बीच में दुख है मुझे कि देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने, बीजेपी ने कैसे कैसे स्तरहीन और झूठे बयान दिए, जो जनता को गुमराह करना और 10 साल की बीजेपी की
जो सरकार है देश की, जो जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, उनकी भाषा और उनकी भावना कैसी स्तरहीन हुई। देश के प्रधानमंत्री होते हैं, पार्टी के, विरोधी दल के या एक दल के नहीं होते हैं। तो ऐसे में चूंकि देश के प्रधानमंत्री तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी ने जो 5 न्याय कांग्रेस पार्टी की गारंटियां थी, 25 और 5 न्याय थे, उसको लेके कहा कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। मतलब एक देश के प्रधानमंत्री का इतना निम्न स्तर का बयान, दुनिया में क्रिटिसिज्म हुआ उसका। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि जो मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि आपकी संपत्ति एक विशेष वर्ग को दे देंगे, कभी नहीं कहा मनमोहन सिंह ने, मनमोहन सिंह जी ने, पर प्रधानमंत्री जी का ये झूठ, अद्भुत झूठ, अकल्पनीय झूठ। फिर उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी आरक्षण देना चाहती है। कभी कांग्रेस पार्टी ने इस मोटिवेशन को नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं बोली है हम जातिगत आधार पर आरक्षण है उसके समर्थक हैं, थे और रहेंगे संविधान में। तो एक पाखंड ये। फिर अडानी और अंबानी जी ने जो टेम्पू में बोरे भर भर के पैसे भेजे, नोट भेजे, मतलब देश का प्रधानमंत्री जो आज 10 दिन बाद भी बयान देने के बाद भी एक आदमी नहीं गया उनके पास या किसी और के पास या किसी, मतलब झूठ और मोदी जी चोली दामन का साथ एक दूसरे के पर्याय है। अब आप देखो, एक इंटरव्यू में आदरणीय मोदी जी ने कहा इसी चुनाव के दौरान कि मुसलमान भाइयों को कांग्रेस पार्टी वोट बैंक नहीं समझे और उनको सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उनको वोट बैंक समझती है, उनके लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। और दूसरी जगह भाषण में कहते हैं कि सारा बजट का पैसा उन्हीं को दिया इनने 70 साल में। मतलब मेरे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ नफरत और घृणा पे चुनाव चाहते हैं, बंटवारे पे चुनाव चाहते हैं। 10 साल के हिसाब पे कांग्रेस के 5 न्याय और वचन पत्र, 25 गारंटी पे नरेंद्र मोदी ने 20 भाषणों में जिक्र कर दिया। एक भी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके वचन पत्र पे, क्या है बीजेपी का वचन पत्र, क्या है उनका घोषणा पत्र, क्या है उनका वो विजन डॉक्यूमेंट, कभी एक बार भी नहीं। जिस दिन वचन पत्र, घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट आया था उस दिन अखबारों की सुर्खियां बना थी। उसके बाद एक बीजेपी के नेता ने उसका जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब उनके पास कुछ था नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इनके इसका असर नीचे भी हुआ बीजेपी का। मोहन यादव जी गए तो उन्होंने कहा मुफ्त का अनाज लेते हो, वोट नहीं दोगे क्या? आदिवासियों, मुफ्त का तुम अनाज लेते हो, हमारी सरकार देती है, वोट नहीं। एक कितना अपमानित करेगा आदिवासियों को एक प्रदेश का मुख्यमंत्री। मतलब मुझे शर्म आती है कि हमारे प्रदेश में जो सबसे बड़ा आदिवासी प्रदेश है देश में, उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो मैं बार बार कहता हूं पर्ची के मुख्यमंत्री है, 3C के मुख्यमंत्री हैं। ये क्यों कहना पड़ता है? ये इसलिए ही कहना पड़ता है कि उनके धीरे धीरे वक्तव्य इस स्तर के आते हैं। फिर शिवराज जी ने कल बंगाल में कहा कि हम मध्य प्रदेश में बहनों को 3000 दे रहे हैं, अभी 1250 है, अब 3000 की प्लानिंग है। शिवराज जी ने पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश में एक दिन भी नहीं बोला, ये बंगाल में बोला जाके। शिवराज जी, आपके हलक से विदिशा में ये बात क्यों नहीं निकली? अरे आपके मुंह से मध्य प्रदेश में आपने इतनी सभाएं की, वहां एक बार भी 3000 के बाद हम चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि 5 गारंटी मोदी की थी, एक भी पूरी नहीं हुई। आज 4 महीने हो गए, न 2700 के गेहूं का दाम दिया, न 3100 के धान का दाम दिया, न 3000 बहनों को दिया, न 450 का गैस सिलेंडर दिया। आपने, मोदी जी ने जो बोला झूठ बोला, चाइना का माल मोदी गारंटी, ये हम बार बार कहते रहे, यहां नहीं बोले।
मतलब कुल मिला के झूठ के आडंबर पर चुनाव लड़ने की जो प्रयास था इनका, ये अद्भुत और अकल्पनीय फेल्यूर मध्य प्रदेश में हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। जब परिणाम आएंगे आश्चर्यचकित आएंगे। कई पत्रकार लिखते हैं, कई परिवार के लोग भी बताते हैं कि कहीं 2 सीट आएगी, कोई 5 सीट आएगी, कोई 9 सीट आएगी, कहीं 11 भी हो सकती है। बीजेपी की 29 तो नहीं, अब यार 5-7 तो कांग्रेस ला सकती है। ऐसी बातें अखबारों में भी आप लोगों की बातों में हम सुनते रहते हैं। 3 महीने पहले इतनी बड़ी हार के बाद मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने एकजुटता से जो प्रदर्शन किया, आश्चर्यचकित परिणाम निकलेंगे। और मैं मानता हूँ ऐसा कि हमारी डबल डिजिट में यहाँ की लोकसभा सीट भी निकल जाए तो बहुत आश्चर्य मत समझना आप लोग, और मध्य प्रदेश की जनता भी नहीं समझे। पर हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है, ये चुनाव आए, हमने चुनाव की प्रोसेस पूरी की। अब हमारा दायित्व है हमारे संगठन को स्ट्रेंथन करना, हमारी विचारधारा और आइडियोलॉजी पर काम करना। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3-4 बार हम चुनाव हारे, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूँ उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे भी सही। पर मैं इस अवसर पर, चूंकि हम विपक्ष में हैं, मैंने जैसा कहा था कि मोहन यादव जी 3C के मुख्यमंत्री हैं, जिस मूल भावना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसको मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। मैंने पिछले 3 महीने में 5 पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आपके पास कोई रोड मैप है, कोई योजना है ऐसी जिससे आप क्राइम रोक सकते। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, तीसरी बार जब मैंने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री जी आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सारे विभाग आपके अंतरिम आते हैं, आपके अंदर आते हैं, आप गृह मंत्री का पद छोड़ दो। चिट्ठी लिख के बोला क्योंकि आपसे समझ नहीं रहा, 2 जिम्मेवारी आप नहीं संभाल सकते। क्राइम की जो हालात है देश में पिछले 3 महीने नंबर 1 राज्य बना मध्य प्रदेश, नंबर 1 क्राइम में। उज्जैन में छोटी बड़ी 13 घटनाएं हुई जहां से मुख्यमंत्री, 13 घटनाएं। वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी पत्नी की हत्या हुई, एक बीजेपी के कार्यकर्ता की लूट हुई, अभी 19 बच्चों के साथ प्राकृतिक कृत्य हुआ, फिर उससे पहले 3 छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, फिर उससे पहले एक बीजेपी का जो सरपंच और उसकी पत्नी की हत्या हुई। तो कुल मिला के ऐसी लंबी फहरिस्त है उज्जैन की, केवल एक शहर। अभी कल एक स्कूल संचालक ने 8 साल की बच्ची के साथ जाति की और 8 साल वो पकड़ा भी गया, उसको पुलिस दबा रही थी। अब आज पकड़ा गया तो स्कूल बुलडोजर, ये वो भाषण बीजेपी की सरकार और उसके अधिकारियों के मुंह से नहीं आता है, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ साथी है जिसने ये किया। तो मैं मानता हूं कानून व्यवस्था की स्थिति 3C के मुख्यमंत्री ने बदतर कर दी है। अब आप देखो कि अभी 3 दिन पहले शेडोल में 4 मई को एक रेत को लेकर माफियाओं ने महेंद्र बागरी पर ट्रैक्टर कुचल के मार डाला शेडोल में। 6 महीने पहले पटवारी प्रसन्न सिंह को कुचल कर मार डाला था। फिर सरकारी महकमे से माफियाओं ने के 10 बड़े केस हुए इस पूरे पीरियड में। शेडोल, केवल शेडोल, कार्रवाई नहीं है, सुधार नहीं, परिवर्तन नहीं। एक तहसीलदार का माफियाओं ने अवैध खनन रोकने को लेकर हाथ तोड़ दिया, अखबारों की सुर्खियां बना। वन विभाग के कर्मचारियों को दौड़ा कर मारा है, आपको याद, आप ही लोगों ने लिखा ना। शेडोल में सोन बनास नदियों पर रेत का अवैध खनन अद्भुत और अकल्पनीय है, पर मोहन भैया की सरकार चुप है, मौन है। गृह मंत्री चुनाव लड़ने में व्यस्त है और रोज आनंद करो, ताली तो बनती है, बजाओ ताली।
भाषण में ऐसी ऐसी धार्मिक बातें, मोदी जी बजरंग बली का रूप है, भगवान स्वरूप है, चापलूसी की पराकाष्ठा पर आदरणीय भक्त बजरंग बली के मोहन यादव जी, आप ये बताओ, आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को पिछले 4 महीने में 6 से ज्यादा बड़े तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, इस तरह के लोगों को कई लाठियों से पीटा, कई हत्या कर दी। कर्मचारियों का खौफ खत्म हो गया, सरकार का और प्रशासन का खौफ खत्म हो गया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जैसे वन कर्मियों पर एक तो केस आया था कि कैंप पर पेट्रोल बम फेंक दिया, मतलब ये नक्सली वारदात हो गई एक तरह से। आपने देखो कि संजय गांधी टाइगर रिजर्व टीम में बेवारी में वह एक वन विभाग की टीम पे पेट्रोल बम फेंक दिया। एक सेना के जवान को पीट कर अस्पताल पहुंचा है, वो भी एक आया था, रेप माफियाओं ने किया था, बेवारी नहीं हुआ था ये भी। तो कहने का अर्थ है कि सारे आदिवासी जिलों में अभी चुनाव के पहले में और विक्रांत धुलिया जी, एक बहन को 10 साल की बच्ची का रेप हुआ, किया किसने? जो वहां के प्रत्याशी थे उसके रिश्तेदारों ने। हम केवल देखने गए गांव में, न बच्ची से मिले, न उसके पिता से मिले, न उसकी मां से मिले, न उसके भाई से मिले, किसी से नहीं मिले। पास्को एक्ट में मेरे पे एफआईआर करें, मतलब पराकाष्ठा कितनी भयंकर है। आप आवाज मत उठा, जो बलात्कारी है वो आनंद में है, जो अपराधी है वो आनंद में है। आप मिलने जाओगे तो आप पे पास्को में, कितनी बड़ी घटना है। एक प्रदेश के एक पार्टी के विपक्ष का मुख्य दल, उसके अध्यक्ष पे पास्को में केस लगा। मोहन भैया गृह मंत्री है हमारे। मैं मानता हूं कि अद्भुत अकल्पनीय है और कानून व्यवस्था बहुत। एक आईएएस को भी ट्रैक्टर से कुचल के पहले इन्होंने कर दिया था। अंतोगत्वा में एक लिस्ट जारी कर रहा हूं जो इतने दिनों में कितने केस हुए मोहन भैया के राज में, क्राइम के। और जैसा मैंने उज्जैन में भी मॉर्निंग वॉक करते करते एक व्यापारी की हत्या कर दी, 3 दिन पहले की कहानी है। तो कहने का अर्थ ये, हमने कई पत्र लिख दिए, कई बार बात उठा दी। एक केस आया था कि जीएसटी देनी पड़ेगी, अवैध वसूली। एक थोड़े दिन पहले ग्वालियर या कहीं आया था केस। अभी जबलपुर में गोलियां चलाते हुए एक वीडियो आया था। मतलब कहने का ओएसडी बनकर गए, मुख्यमंत्री के ओएसडी। थोड़े दिन पहले एक केस आया था मुख्यमंत्री के ओएसडी, जिन्होंने 20 लाख रुपए की ठगी की 6 अधिकारियों से, बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिया सीधे। टीकमगढ़ निवाड़ी में सक्रिय थे, टीकमगढ़ निवाड़ी में। तो कैसा गृह मंत्री है हमारा। कुल मिला के कहानी ये है, एक ग्वालियर में जो केस हुआ था उसमें 15 साल की बच्ची थी, वो पूरा परिवार ग्वालियर छोड़ के भाग गया, मिला ही नहीं। ढूंढ ढूंढ के पुलिस भी परेशान हो। रेप डला, उसके बाद वो कभी नहीं मिला। तो कुल मिला के कहानी इतनी है कि लगातार कानून व्यवस्था डरमरा गई है। मैं फिर से जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उनमें भी 2021 में अनुसूचित जाति जनजाति के जो अपराध बढ़े, 50,900 घटनाएं हुई, उसमें मध्य प्रदेश की 7,200 घटनाएं थी। ये पिछला कार्यकाल जो गया है 21। ऐसे ही 25% अपराध बढ़े, 25% अपराध। ये छोटी मोटी बात नहीं है। एसटी, एससी, महिलाएं सब मिलाकर 25% अपराध का ग्रोथ होना अपने आप में शर्मसार करता है मध्य प्रदेश को। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि आप कर्ज ले रहे हो, कर्ज पर आनंद कर रहे हो, आपके राज्य में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम के साथ साथ करप्शन बढ़ रहा है। तो जो हमारे 3 सी के मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है, या तो एक भी आपने मीटिंग नहीं ली कानून व्यवस्था को लेके। कभी हमने अखबार में नहीं देखा कि डीजीपी को या पुलिस के आला अफसरों को या प्रशासन के आला अफसरों को आपने कानून व्यवस्था को लेके बुलाया। तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें इन अपराधों को, इन बहनों की अस्मत को, ये बढ़ता हुआ लगातार अवैध वसूली को,
कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक दिन अपहरण की घटनाएं होने लगे और जैसे पकड़ होती थी, फिरौती होती थी, उस तरह का प्रदेश तो हमारा नहीं बन रहा है। और एक विशेष वर्ग जो मैंने बार बार कहा पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया, पूरे प्रदेश में, कि हमारे रिश्तेदार है मोहन यादव जी, हमारे परिवार के मोहन यादव जी, हम ये ट्रांसफर करवा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ये आपका टेंडर करवा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी, इस पे आपकी छवि पे भी असर आएगा। जो कर्मचारी आपने 3-4 अलग अलग तरह के दलाल हर विभाग में भेज दिए हैं, कोई परिवहन विभाग का दलाल काम कर रहा है, गलियारों में बात होती है उसकी, मीडिया जगत में बात होती है, कोई गृह विभाग के अंतर्गत ट्रांसफर में दलाल घूम रहे हैं जो पैसे लेके पोस्टिंग करवाने की बात करते हैं, कई हमारे जो रेवेन्यू विभाग है जिसमें मास्टर प्लान भोपाल का इंदौर का बनना, उसमें बहुत दलाल सक्रिय है। तो अल्टीमेटली ये दलालों की सरकार हो गई, ये क्राइम करने वाले माफियाओं की सरकार हो गई। मैंने कहा, एक दिन एक ट्वीट कर दिया था, किस शहर में कौन सा माफिया पनप रहा है, रतलाम में कौन सा पनप रहा है, इंदौर में कौन सा पनप रहा है। तो बीजेपी ने उस पर पलटवार किया कि ये छवि खराब कर रहे हैं। छवि तो तब खराब हुई थी कि राजनीतिक माफियाओं ने इंदौर के प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। छवि तो तब खराब हुई थी आपकी जब एक खजुराहो और इंदौर में आपने एक मत डालने से वंचित कर दिया आम जनता, इतनी बड़ी जीत के बाद, इतने बड़े जन समर्थन के बाद। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी को जल्दी से कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा करनी चाहिए, एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, जो दलाल बढ़ते जा रहे हैं सरकार में, उनको लेकर भी बहुत जल्दी हम खुलासा करेंगे नाम समेत कि कौन कौन सा दलाल कहाँ कहाँ सक्रिय है और कौन कौन सा अधिकारी किस किस दलाल के थ्रू काम कर रहा है, कौन कौन सा मंत्री किस किस दलाल के थ्रू काम कर रहा है, मुख्यमंत्री के विभाग के ऑफिस में कौन कौन से दलाल सक्रिय, ये बहुत जल्दी एक लिस्ट जारी करेंगे। तो मैं फिर से कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश बहुत गंभीर व्यवस्था में है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उस पर सरकार स्पष्टीकरण दे कि 100 दिन के प्लान की बात करने वाली सरकार दिन पे दिन 100 दिन में और बदतर क्यों प्रदेश हो गया। धन्यवाद। हाँ, एक इनका सबसे पहले। हाँ, आपका ले लो। नहीं, मैं इसको लेके बार बार कह चुका हूँ, चूंकि चुनाव चले गए हैं तो जाने वालों की पूछ परख समाप्त हो गई। मेरी चिंता तो ये है कि जो लोग गए वो आपके भी अच्छे परिचित हैं, मेरे भी बहुत सम्मानित हैं। अब वो एक दिन उनको स्टेज पे बिठवा देना बीजेपी के किसी, तो मैं आप पे मतलब मैं कृपा करके, तो ये जाने वालों की जो दृढ़ता जिसमें नहीं है, विपक्ष में रह के आइडियोलॉजी की जिसमें क्लियरिटी नहीं है, जो सरकार के साथ रह के सुविधा भोग के अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करना चाहता है, वो विपक्ष में काम कर ही नहीं सकता था। धन्यवाद, वो चले गए। जी, पहले अजय सिंह जी ने इस बात की बहुत लड़ाई लड़ी थी, जो लोग गए हैं, चुनाव रोक के गए हैं, उन्हें वापस न लिया जाए, लेकिन कांग्रेस के नेता वीटो प्रयोग करते हैं और बाद में उन लोगों को बड़े सम्मान के बाद वापस लाते हैं। आपके कार्यकाल में कुछ ऐसा निर्णय होगा? और एक और सवाल, यदि आप दाही में पहुंचते हैं तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षित है मध्य प्रदेश में? नहीं, अभी रिजल्ट के बाद ये बात तो सुरक्षा और असुरक्षा करें। हमें तो इच्छा है कि मोहन यादव जी 5 साल अब मुख्यमंत्री बने रहे। मैं तो भगवान करे उनको कि बीजेपी उनको कभी बदले नहीं। मेरी तो अपेक्षा ये है, कांग्रेस पार्टी की इच्छा ये है कि मुख्यमंत्री जी अब 5 साल मोहन यादव जी बने। हम तो उनको शुभकामनाएं देते हैं। और पहला दूसरा सवाल बहुत गंभीर है आपका, जो कांग्रेस, मैंने अभी शुरुआत में कही थी ये बात कि हम हर बार बीजेपी पे तोहमत लगा दें और वो जीत गई तो ये कारण थे और अपनी कमियों को छुपा लें, ये कभी नहीं हो सकता है। 4 बार हम हारे हैं, इसका मतलब परिवर्तन हमें भी चाहिए, सुधार हमें भी चाहिए। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बने जो एक तरह से उदाहरण बने। तो जो लोग गए हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, इस पर एक रणनीतिक फैसला भी करना है। और मैंने जैसा शुरुआत में कहा था, बहुत सी चीज़ें बदलाव के अब आप थोड़े 1-1.5 महीने में दिखेगी।
हाँ